ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संभव है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की ये धमकी असल में ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है, ताकि वो आगामी 60 दिनों की बातचीत में अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका की इस धमकी के आगे झुकेगा, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से हॉर्मुज की किस्मत तय होगी। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक स्विट्जरलैंड में वार्ता स्थल से रवाना हो चुका है ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ईरान वापस लौट रहे हैं गालिबफ। तो ये बड़ा दावा, जहां एक बार बातचीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का दावा है कि गालिबफ और अरागची वहां से वापस लौट चुके हैं। ईरान वापस लौट रहे हैं, यानी स्विट्जरलैंड में जो वार्ता होनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन वहां से ईरान के लिए रवाना हो चुका है। और अमेरिका से बातचीत के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान आया है। लेबनान में युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति हुई है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात से रोक भी हटा ली गई है। नाकेबंदी खत्म कर दी गई है। कुछ फ्रीज संपत्ति छोड़ दी गई है। तो ईरान लगातार अपनी जीत के दावे करता हुआ कई दावे करता है। और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी से कैसे देखा और समझा जाए, जहां एक तरफ बातचीत की बात हो रही है और अब जो नया दावा है वो ये बताता है कि ईरान की ही जीत की तरफ पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, चाहे नाकेबंदी खत्म करने की बात हो, फ्री संपत्तियां छोड़ने की बात हो, पेट्रोकेमिकल निर्यात से रोक हटाने की बात हो। ईरान अपने मुद्दे पर अड़ा रहा और बातचीत के दौरान ईरान ने दरअसल अपने संपत्तियों के सिर्फ डिफ्रीज होने की बात नहीं की, बल्कि जहां तक सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर को लेकर था, उसको कहा कि वो टेक्निकल कमेटी जो है वो आगे उस पर डिस्कस करेगी, आगे उस पर बातचीत करेगी। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो इस पूरी बातचीत का उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान का अपर हैंड इस सेंस में है, क्योंकि ईरान जो है वो अपने तेल अब बेच सकता है। ईरान जो है वो तत्काल प्रभाव से आप देखिए तो अपने जो तमाम सैंक्शन है, इसमें सबसे बड़ा सैंक्शन जो है उसके ऑयल निर्यात को लेकर था, उस पर से एक तरह से प्रतिबंध जो है हटता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो उसके जो संपत्ति फ्रीज हैं उसको डिफ्रीज करने पर भी सहमति बनी है। तीसरी तरफ लेबनान में सीज फायर जल्द से जल्द लागू हो, इसको लेकर भी अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके लिए एक अलग तरह की का अम्ब्रेला क्रिएट किया जा रहा है जो इसको मॉनिटर करेगा, और जाहिर तौर पर ट्रंप लगातार नेतन्याहू पे दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू अभी तक किसी भी दबाव में लेबनान की जमीन पर नहीं आ रहे हैं, और इस पूरे बातचीत में नेतन्याहू का न होना भी अपने आप में लेबनान के पेज को फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक हॉर्मुज का मुद्दा भी एड्रेस किया गया है, जिसके मुताबिक जो पूरी की पूरी कमेटी है वो दरअसल रहेगी, और उसमें हॉटलाइन का एक सिस्टम बनाया गया है अमेरिका और खासतौर पर ईरान के बीच, ताकि कोई गलतफहमियां ना हो, सीधी बातचीत हो सके। हॉर्मुज में इस वक्त आप देखिए तो जो वाणिज्यिक हम कहें कि शिप्स हैं उनके मूवमेंट को सुनिश्चित किया गया है, तो ये भी दिखाई दे रहा है। 7 दिनों का जो एक पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है, इसमें तमाम चीजों को रिजॉल्व करना है, बातचीत को एक नया शेप देना है, तो ये भी इस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मधुरेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मिडिल ईस्ट महायुद्ध के बाद अमेरिकी वायुसेना अब अपनी प्रहार क्षमता को और ज्यादा घातक बनाने की ओर लगातार आगे बढ़ रही है, और इसके लिए पेंटागन ने एक खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत 267 F-15EX फाइटर जेट्स का एक विशाल बेड़ा तैयार किया जाएगा। ये ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो 13,000 किलोग्राम से ज्यादा के अस्त्र और शस्त्र अपने साथ लेकर उड़ान भर सकते हैं। वो दुश्मन के ठिकानों पर कहर ढा सकते हैं। F-15EX फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो ये एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों से लैस होते हैं। आसमान में लंबे समय तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने यह कदम चीन और रूस की सैन्य तैयारियों को देखते हुए उन्हें जवाब देने के लिए उठाया है। आसमान में गरजते अमेरिकी फाइटर जेट।
ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में बदलते लड़ाकू विमान। ईरान के शहरों को खंडहर में बदलती अमेरिकी मिसाइलें। मिडिल ईस्ट में हाल के महायुद्ध ने साबित कर दिया है कि मैदान जंग में जीत और हार केवल टैंकों, तोपों और सैनिकों से नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते उन स्टील के बाजों से तय होती है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकते हैं। इस जंग ने संकेत दे दिया कि भविष्य के महायुद्धों का फैसला लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से होगा। युद्ध में वही देश बढ़त बनाएगा जिसके पास अधिक संख्या में लड़ाकू विमान और अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलें होंगी। अमेरिका और इजरायल ने ईरान की सैन्य शक्ति की कमर तोड़ने के लिए सैकड़ों एयर स्ट्राइक की। ईरान के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। ईरान की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। इस जंग ने अमेरिका को एक साफ मैसेज दिया कि भले ही वो मिलिट्री सुपर पावर हो, लेकिन एक अकेला ईरान जैसा देश उसका डटकर मुकाबला कर सकता है और अमेरिका को आखिरकार उसके साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने अब अपनी सैन्य शक्ति को और ज्यादा धारदार बनाने का फैसला किया है ताकि भविष्य में किसी भी युद्ध में निर्णायक तरीके से अपने दुश्मन पर हावी हो सके। इसके लिए अमेरिका अपनी वायुसेना में नए महाबलियों को शामिल करने जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना अब सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। पेंटागन अब ऐसी वायुसेना तैयार कर रहा है जिसमें शामिल फाइटर जेट एक साथ सैकड़ों लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सके, दुश्मन के एयर डिफेंस को कुचल सके और हजारों किलोमीटर दूर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। इसी रणनीति के तहत उसने अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक F-15EX ईगल 2 की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। ये फाइटर जेट मिसाइलों और दूसरे घातक हथियारों से लैस होकर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना 267 F-15EX लड़ाकू विमानों का विशाल बेड़ा तैयार करने जा रही है। ये ट्रंप प्रशासन के $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट प्रस्ताव का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सेना का पूर्ण आधुनिकीकरण करना है। दरअसल कुछ वर्ष पहले तक अमेरिकी वायुसेना की योजना 100 से भी कम F-15EX खरीदने की थी।
लेकिन ईरान के साथ महायुद्ध के बाद पेंटागन की सोच में बदलाव आ गया है। बदलते ग्लोबल समीकरण और चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए 267 F-15EX फाइटर जेट का विशाल बेड़ा तैयार करने का फैसला किया गया। लंबे समय से अमेरिकी एयरफोर्स की शक्ति का आधार स्टेल्थ विमानों को माना जाता रहा है। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे फाइटर जेट्स दुश्मन के रडार से बचते हुए हमला करते हैं, टारगेट को मटियामेट कर देते हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध का एक दूसरा पक्ष भी है। अगर किसी बड़े युद्ध में हजारों किलोमीटर लंबे मोर्चे पर सैकड़ों मिसाइलें दागनी हो तो केवल स्टेल्थ तकनीक काफी नहीं होती। वहां जरूरत होती है ऐसे विमानों की जो बड़ी संख्या में हथियार लेकर उड़ सकें और लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में मौजूद रह सकें। यहीं पर F-15EX ईगल II की भूमिका सामने आती है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना के सबसे घातक माने जाने वाले F-15 सीरीज का सबसे आधुनिक और हाईटेक संस्करण है। इसमें नई पीढ़ी के रडार, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डिजिटल फ्लाई नियंत्रण और ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर लगाया गया है। F-15EX की सबसे बड़ी ताकत उसकी हथियार ले जाने की क्षमता है। ये लड़ाकू विमान लगभग 29,500 पाउंड यानी करीब 13,380 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है, जो दुनिया के अधिकांश आधुनिक लड़ाकू विमानों से कहीं अधिक है। ये विमान AIM-120 एमरान एयर टू एयर मिसाइल, AIM-9X साइड विंडर मिसाइल, AGM-158 JASSM स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिसाइल और LRASM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जैसे हथियारों को एक साथ ले जा सकता है। मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में F-15EX 12 एमराम मिसाइल ले जाने में सक्षम है। भविष्य में नई लॉन्चिंग प्रणालियों के जरिए ये संख्या और बढ़ सकती है, यानी ये फाइटर जेट हवा में उड़ता हुआ एक विशाल मिसाइल ट्रक बन सकता है, जो युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में मिसाइलें लेकर मोर्चे पर पहुंचता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक साथ लॉन्च कर देता है। यहीं से अमेरिकी रणनीति का असली खेल शुरू होता है। भविष्य के युद्धों में अमेरिका की नई अवधारणा हाई लो मिक्स पर आधारित है। इस मॉडल में F-35 और भविष्य का F-47 जैसे स्टेल्थ विमान दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर लक्ष्य खोजेंगे। वहीं F-15EX अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी पर रहकर बड़ी संख्या में मिसाइलें लॉन्च करेगा। इसे सैन्य भाषा में एयरबॉर्न मिसाइल मैगजीन कहा जाता है। इस रणनीति से महंगे स्टेल्थ विमानों पर बोझ कम होगा और अमेरिका युद्ध के दौरान कहीं अधिक मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका की ये रणनीति चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ संभावित संघर्ष में अमेरिकी वायुसेना का ये मॉडल निर्णायक साबित हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलें और उन्हें ले जाने वाले विमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन अमेरिका की चिंता केवल चीन तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में रूस ने भी हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं। S-400, S-500 जैसे सिस्टम किसी भी जंग का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अमेरिकी सेना को ऐसे विमानों की जरूरत है जो लंबी दूरी से हमला कर सके। F-15EX इसी जरूरत को पूरा करता है।
ये विमान दुश्मन के एयर डिफेंस की सीमा से बाहर रहते हुए भी स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जरिए हमला कर सकता है। अमेरिकी सेना हाइपरसोनिक हथियारों पर तेजी से काम कर रही है। ऐसे हथियार ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से उड़ते हैं और उन्हें रोकना बेहद कठिन हो जाता है। F-15EX का मजबूत एयरफ्रेम और विशाल पेलोड क्षमता इसे भविष्य के हाइपरसोनिक हथियारों के लिए सटीक प्लेटफॉर्म बनाती है। इसके अलावा लंबी दूरी के एंटी शिप हथियार भी इस विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। हिजबुल्लाह को लेबनान पर हमले से ईरान रोके और अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो फिर हम हमला करेंगे। ईरान पर हमला पहले से ज्यादा घातक और आक्रामक होगा, ये भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए दिखे। और ट्रंप की इन धमकियों पर गालिबफ ने जवाब भी दे दिया है। उनका कहना है कि ईरान पर ट्रंप की ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं है। उनकी धमकियां असरदार होती अगर तो यूएस की ये हालत ना होती। अमेरिकी नेता अपने बयानों में सावधानी बरतें क्योंकि हमारी सेनाएं अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो जितना ज्यादा बोलेंगे हम उतना ज्यादा करके दिखाएंगे। और वहीं ईरान को ट्रंप की धमकी को लेकर लेबनानी मीडिया ने दावा किया है कि धमकी देकर ट्रंप ने डील की शर्तों को तोड़ा है। ट्रंप से माफीनामे की मांग पर ईरान अड़ा हुआ है। दोनों ही तरफ से धमकियों का दौर बादस्तूर जारी है। दोनों ही मोर्चों पर कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बड़ा बयान आया है। अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा तो यूएस भी चुप नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा तो हम ईरान पर अटैक करेंगे और माकूल जवाब देंगे। और हॉर्मुज पर दोबारा संकट को लेकर जर्मनी का बयान आया है। हॉर्मुज पर नए संकट के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया है और ऐसे में इसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की है। तो वहीं स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका में बातचीत को लेकर बड़ी खबर, जहां 80 मिनट तक पहले राउंड की बातचीत हुई है। इस बातचीत में लेबनान में हमलों का मुद्दा भी उठाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की फ्रीज संपत्ति को छोड़ने को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर पर जो पाबंदियां लगी हैं उसे हटाने के लिए भी चर्चा हुई। पहले राउंड की बातचीत के बाद काफी देर तक वार्ता रुकी रही। ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मध्यस्थ देशों से अलग अलग बात की, जिसके बाद बातचीत दोबारा शुरू हुई, ऐसा भी दावा है। करीब रात के वक्त ये बातचीत शुरू हुई है और देर रात ये बातचीत चलती रही है, ऐसी भी जानकारी है। इजरायली मीडिया दावा करता है कि इस बातचीत में काफी प्रगति हुई है। हालांकि ईरानी मीडिया दावा करता है कि बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक लेबनान पर हमले पूरी तरह से रुक नहीं जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि लेबनान का ये मोर्चा क्या इस डील के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट, एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इस खतरे की घंटी अभी से सुनाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ स्विट्जरलैंड में बातचीत के टेबल पर दोनों ही देश आमने सामने आए, वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लेकर हॉर्मुज तक तनाव अभी भी बरकरार है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा सोशल मीडिया पोस्ट और आईआरजीसी की तरफ से हॉर्मुज ब्लॉकेड के ऐलान ने एक बार फिर से पूरे पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया में तनाव को कैसे बढ़ा दिया है, ये इस रिपोर्ट से समझते हैं।
हिजबुल्लाह का हमला तेज, ईरान ने ब्लॉक किया हॉर्मुज स्ट्रेट। डील पर इजरायली हमला भारी, लेबनान पर विध्वंसक बमबारी। अमेरिका डील पर इजराइल ने अड़ंगा डाल दिया है। आईडीएफ का लेबनान पर जारी भीषण हमला डील के अटकने की वजह बन गया है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया है। लेबनान और हॉर्मुज के मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष जिस तरह अपने रुख पर अड़ गए हैं, उससे डील के डीरेल होने का खतरा बढ़ गया है। लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक और बमबारी के बाद ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इसके पीछे दलील दी है कि लेबनान में इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसे रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका नाकाम रहा है। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने अपने उन वादों का खुला उल्लंघन किया है जो उसने अंतरिम समझौते के दौरान किए थे। हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी की धमकी और एक्शन से साफ है कि ईरान ने हॉर्मुज का इस्तेमाल चोक पॉइंट के तौर पर करना शुरू कर दिया है। आईआरजीसी के कमांडर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज उनके लिए अब एटम बम से ज्यादा अहम हो गया है। ईरान अमेरिका डील से खफा इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान स्ट्रेटेजी तेहरान को दुनिया का इकोनॉमिक चोक पॉइंट बना सकती है। ईरान की इस हुंकार पर वाशिंगटन से जो प्रतिक्रिया आई है उसे पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह कड़ा और लीक से हटकर रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला तो हंगामा मच गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ किसी अंतिम समझौते पर मुहर नहीं लगती है तो अमेरिका हॉर्मुज में टोल यानी टैक्स लगाना शुरू कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर जो तर्क दिया है उसके मुताबिक ये टोल उन सेवाओं के बदले लिया जाएगा जो अमेरिका मध्य पूर्व के देशों को सुरक्षा के बदले मुहैया कराता है। दिलचस्प है कि ईरान ने जब हॉर्मुज को लॉक करने का दावा किया तो अमेरिका ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में टोल टैक्स वसूलने की बात क्यों कर रहे हैं और क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संभव है? ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की यह धमकी असल में ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है ताकि वो आगामी 60 दिनों की बातचीत में अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका की इस धमकी के आगे झुकेगा, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से हॉर्मुज की किस्मत तय होगी। टीम न्यूज़ नेशन।
ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक स्विट्जरलैंड में वार्ता स्थल से रवाना हो चुका है ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ईरान वापस लौट रहे हैं गालिबफ। तो ये बड़ा दावा, जहां एक बार बातचीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का दावा है कि गालिबफ और अरागची वहां से वापस लौट चुके हैं। ईरान वापस लौट रहे हैं, यानी स्विट्जरलैंड में जो वार्ता होनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन वहां से ईरान के लिए रवाना हो चुका है। और अमेरिका से बातचीत के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान आया है। लेबनान में युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति हुई है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात से रोक भी हटा ली गई है। नाकेबंदी खत्म कर दी गई है। कुछ फ्रीज संपत्ति छोड़ दी गई है। तो ईरान लगातार अपनी जीत के दावे करता हुआ कई दावे करता है। और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, से कैसे देखा और समझा जाए, जहां एक तरफ बातचीत की बात हो रही है और अब जो नया दावा है वो ये बताता है कि ईरान की ही जीत की तरफ पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, चाहे नाकेबंदी खत्म करने की बात हो, फ्री संपत्तियां छोड़ने की बात हो, पेट्रोकेमिकल निर्यात से रोक हटाने की बात हो। ईरान अपने मुद्दे पर अड़ा रहा और बातचीत के दौरान ईरान ने दरअसल अपने संपत्तियों के सिर्फ डिफ्रीज होने की बात नहीं की, बल्कि जहां तक सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर को लेकर था, उसको कहा कि वो टेक्निकल कमेटी जो है वो आगे उस पर डिस्कस करेगी, आगे उस पर बातचीत करेगी। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है इस पूरी बातचीत का, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान का अपर हैंड इस सेंस में है, क्योंकि ईरान जो है वो अपने तेल अब बेच सकता है। ईरान जो है वो तत्काल प्रभाव से आप देखिए तो अपने जो तमाम सैंक्शन है, इसमें सबसे बड़ा सैंक्शन जो है उसके ऑयल निर्यात को लेकर था, उस पर से एक तरह से प्रतिबंध जो है हटता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो उसके जो संपत्ति फ्रीज हैं उसको डिफ्रीज करने पर भी सहमति बनी है। तीसरी तरफ लेबनान में सीज फायर जल्द से जल्द लागू हो, इसको लेकर भी अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके लिए एक अलग तरह की का अम्ब्रेला क्रिएट किया जा रहा है जो इसको मॉनिटर करेगा, और जाहिर तौर पर ट्रंप लगातार नेतन्याहू के दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू अभी तक किसी भी दबाव में लेबनान की जमीन पर नहीं आ रहे हैं, और इस पूरे बातचीत में नेतन्याहू का न होना भी अपने आप में लेबनान के पेज को फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक हॉर्मुज का मुद्दा भी एड्रेस किया गया है, जिसके मुताबिक जो पूरी की पूरी कमेटी है वो दरअसल रहेगी, और उसमें हॉटलाइन का एक सिस्टम बनाया गया है अमेरिका और खासतौर पर ईरान के बीच, ताकि कोई गलतफहमियां ना हो, सीधी बातचीत हो सके। हॉर्मुज में इस वक्त आप देखिए तो जो वाणिज्यिक हम कहें कि शिप्स हैं उनके मूवमेंट को सुनिश्चित किया गया है। तो ये भी दिखाई दे रहा है 7 दिनों का जो एक पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है, इसमें तमाम चीजों को रिजॉल्व करना है, बातचीत को एक नया शेप देना है। तो ये भी इस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मधुरेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मिडिल ईस्ट महायुद्ध के बाद अमेरिकी वायुसेना अब अपनी प्रहार क्षमता को और ज्यादा घातक बनाने की ओर लगातार आगे बढ़ रही है, और इसके लिए पेंटागन ने एक खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत 267 F-15EX फाइटर जेट्स का एक विशाल बेड़ा तैयार किया जाएगा। ये ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो 13,000 किलोग्राम से ज्यादा के अस्त्र और शस्त्र अपने साथ लेकर उड़ान भर सकते हैं। वो दुश्मन के ठिकानों पर कहर ढा सकते हैं। F-15EX फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो ये एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों से लैस होते हैं। आसमान में लंबे समय तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने यह कदम चीन और रूस की सैन्य तैयारियों को देखते हुए उन्हें जवाब देने के लिए उठाया है। आसमान में गरजते अमेरिकी फाइटर जेट। ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में बदलते लड़ाकू विमान। ईरान के शहरों को खंडहर में बदलती अमेरिकी मिसाइलें।
मिडिल ईस्ट में हाल के महायुद्ध ने साबित कर दिया है कि मैदान जंग में जीत और हार केवल टैंकों, तोपों और सैनिकों से नहीं बल्कि आसमान में उड़ते उन स्टील के बाजों से तय होती है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकते हैं। इस जंग ने संकेत दे दिया कि भविष्य के महायुद्धों का फैसला लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से होगा। युद्ध में वही देश बढ़त बनाएगा जिसके पास अधिक संख्या में लड़ाकू विमान और अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलें होंगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य शक्ति की कमर तोड़ने के लिए सैकड़ों एयर स्ट्राइक की। ईरान के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। ईरान की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। इस जंग ने अमेरिका को एक साफ मैसेज दिया कि भले ही वो मिलिट्री सुपर पावर हो, लेकिन एक अकेला ईरान जैसा देश उसका डटकर मुकाबला कर सकता है और अमेरिका को आखिरकार उसके साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने अब अपनी सैन्य शक्ति को और ज्यादा धारदार बनाने का फैसला किया है ताकि भविष्य में किसी भी युद्ध में निर्णायक तरीके से अपने दुश्मन पर हावी हो सके। इसके लिए अमेरिका अपनी वायुसेना में नए महाबलियों को शामिल करने जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना अब सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। पेंटागन अब ऐसी वायुसेना तैयार कर रहा है जिसमें शामिल फाइटर जेट एक साथ सैकड़ों लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सके, दुश्मन के एयर डिफेंस को कुचल सके और हजारों किलोमीटर दूर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। इसी रणनीति के तहत उसने अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक F-15EX ईगल 2 की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। ये फाइटर जेट मिसाइलों और दूसरे घातक हथियारों से लैस होकर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना 267 F-15EX लड़ाकू विमानों का विशाल बेड़ा तैयार करने जा रही है। ये ट्रंप प्रशासन के $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट प्रस्ताव का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सेना का पूर्ण आधुनिकीकरण करना है। दरअसल कुछ वर्ष पहले तक अमेरिकी वायुसेना की योजना 100 से भी कम F-15EX खरीदने की थी, लेकिन ईरान के साथ महायुद्ध के बाद पेंटागन की सोच में बदलाव आ गया है। बदलते ग्लोबल समीकरण और चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए 267 F-15EX फाइटर जेट का विशाल बेड़ा तैयार करने का फैसला किया गया। लंबे समय से अमेरिकी एयरफोर्स की शक्ति का आधार स्टेल्थ विमानों को माना जाता रहा है। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 जैसे फाइटर जेट्स दुश्मन के रडार से बचते हुए हमला करते हैं, टारगेट को मटियामेट कर देते हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध का एक दूसरा पक्ष भी है।
अगर किसी बड़े युद्ध में हजारों किलोमीटर लंबे मोर्चे पर सैकड़ों मिसाइलें दागनी हो तो केवल स्टेल्थ तकनीक काफी नहीं होती। वहां जरूरत होती है ऐसे विमानों की जो बड़ी संख्या में हथियार लेकर उड़ सकें और लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में मौजूद रह सकें। यहीं पर F-15EX ईगल 2 की भूमिका सामने आती है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना के सबसे घातक माने जाने वाले F-15 सीरीज का सबसे आधुनिक और हाईटेक संस्करण है। इसमें नई पीढ़ी के रडार, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डिजिटल फ्लाई नियंत्रण और ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर लगाया गया है। F-15EX की सबसे बड़ी ताकत उसकी हथियार ले जाने की क्षमता है। ये लड़ाकू विमान लगभग 29,500 पाउंड यानी करीब 13,380 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है, जो दुनिया के अधिकांश आधुनिक लड़ाकू विमानों से कहीं अधिक है। ये विमान AIM-120 एमरान एयर टू एयर मिसाइल, AIM-9X साइड विंडर मिसाइल, AGM-158 JASSM स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिसाइल और LRASM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जैसे हथियारों को एक साथ ले जा सकता है। मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में F-15EX 12 एमराम मिसाइल ले जाने में सक्षम है। भविष्य में नई लॉन्चिंग प्रणालियों के जरिए ये संख्या और बढ़ सकती है, यानी ये फाइटर जेट हवा में उड़ता हुआ एक विशाल मिसाइल ट्रक बन सकता है जो युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में मिसाइलें लेकर मोर्चे पर पहुंचता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक साथ लॉन्च कर देता है। यहीं से अमेरिकी रणनीति का असली खेल शुरू होता है। भविष्य के युद्धों में अमेरिका की नई अवधारणा हाई लो मिक्स पर आधारित है। इस मॉडल में F-35 और भविष्य का F-47 जैसे स्टेल्थ विमान दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर लक्ष्य खोजेंगे। वहीं F-15EX अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी पर रहकर बड़ी संख्या में मिसाइलें लॉन्च करेगा। इसे सैन्य भाषा में एयरबॉर्न मिसाइल मैगजीन कहा जाता है। इस रणनीति से महंगे स्टेल्थ विमानों पर बोझ कम होगा और अमेरिका युद्ध के दौरान कहीं अधिक मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका की ये रणनीति चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ संभावित संघर्ष में अमेरिकी वायुसेना का ये मॉडल निर्णायक साबित हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलें और उन्हें ले जाने वाले विमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन अमेरिका की चिंता केवल चीन तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में रूस ने भी हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं। S-400, S-500 जैसे सिस्टम किसी भी जंग का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अमेरिकी सेना को ऐसे विमानों की जरूरत है जो लंबी दूरी से हमला कर सके। F-15EX इसी जरूरत को पूरा करता है। ये विमान दुश्मन के एयर डिफेंस की सीमा से बाहर रहते हुए भी स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जरिए हमला कर सकता है। अमेरिकी सेना हाइपरसोनिक हथियारों पर तेजी से काम कर रही है। ऐसे हथियार ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से उड़ते हैं और उन्हें रोकना बेहद कठिन हो जाता है। F-15EX का मजबूत एयरफ्रेम और विशाल पेलोड क्षमता इसे भविष्य के हाइपरसोनिक हथियारों के लिए सटीक प्लेटफॉर्म बनाती है। इसके अलावा लंबी दूरी के एंटी शिप हथियार भी इस विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। हिजबुल्लाह को लेबनान पर हमले से ईरान रोके और अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो फिर हम हमला करेंगे। ईरान पर हमला पहले से ज्यादा घातक और आक्रामक होगा, ये भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए दिखे।
और ट्रंप की इन धमकियों पर गालिबफ ने जवाब भी दे दिया है। उनका कहना है कि ईरान पर ट्रंप की ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं है। उनकी धमकियां असरदार होती अगर तो यूएस की ये हालत ना होती। अमेरिकी नेता अपने बयानों में सावधानी बरतें क्योंकि हमारी सेनाएं अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो जितना ज्यादा बोलेंगे हम उतना ज्यादा करके दिखाएंगे। और वहीं ईरान को ट्रंप की धमकी को लेकर लेबनानी मीडिया ने दावा किया है कि धमकी देकर ट्रंप ने डील की शर्तों को तोड़ा है। ट्रंप से माफीनामे की मांग पर ईरान अड़ा हुआ है। दोनों ही तरफ से धमकियों का दौर बादस्तूर जारी है। दोनों ही मोर्चों पर कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बड़ा बयान आया है। अगर हिजबुल्ला इजराइल पर हमला करेगा तो यूएस भी चुप नहीं रहेगा। हिजबुल्ला इजराइल पर हमला करेगा तो हम ईरान पर अटैक करेंगे और माकूल जवाब देंगे। और हॉर्मुज पर दोबारा संकट को लेकर जर्मनी का बयान आया है। हॉर्मुज पर नए संकट के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया है और ऐसे में इसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की है। तो वहीं स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका में बातचीत को लेकर बड़ी खबर, जहां 80 मिनट तक पहले राउंड की बातचीत हुई है। इस बातचीत में लेबनान में हमलों का मुद्दा भी उठाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की फ्रीज संपत्ति को छोड़ने को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर पर जो पाबंदियां लगी हैं उसे हटाने के लिए भी चर्चा हुई। पहले राउंड की बातचीत के बाद काफी देर तक वार्ता रुकी रही। ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मध्यस्थ देशों से अलग अलग बात की, जिसके बाद बातचीत दोबारा शुरू हुई, ऐसा भी दावा है। करीब रात के वक्त ये बातचीत शुरू हुई है और देर रात ये बातचीत चलती रही है, ऐसी भी जानकारी है। इजरायली मीडिया दावा करता है कि इस बातचीत में काफी प्रगति हुई है। हालांकि ईरानी मीडिया दावा करता है कि बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक लेबनान पर हमले पूरी तरह से रुक नहीं जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि लेबनान का ये मोर्चा क्या इस डील के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट, एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इस खतरे की घंटी अभी से सुनाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ स्विट्जरलैंड में बातचीत के टेबल पर दोनों ही देश आमने सामने आए, वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लेकर हॉर्मुज तक तनाव अभी भी बरकरार है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा सोशल मीडिया पोस्ट और आईआरजीसी की तरफ से हॉर्मुज ब्लॉकेड के ऐलान ने एक बार फिर से पूरे पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया में तनाव को कैसे बढ़ा दिया है, ये इस रिपोर्ट से समझते हैं। हिजबुल्लाह का हमला तेज, ईरान ने ब्लॉक किया हॉर्मुज स्ट्रेट। डील पर इजरायली हमला भारी, लेबनान पर विध्वंसक बमबारी। अमेरिका डील पर इजराइल ने अड़ंगा डाल दिया है। आईडीएफ का लेबनान पर जारी भीषण हमला डील की अटकने की वजह बन गया है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया है।
लेबनान और हॉर्मुज के मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष जिस तरह अपने रुख पर अड़ गए हैं, उससे डील के डीरेल होने का खतरा बढ़ गया है। लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक और बमबारी के बाद ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इसके पीछे दलील दी है कि लेबनान में इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसे रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका नाकाम रहा है। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने अपने उन वादों का खुला उल्लंघन किया है जो उसने अंतरिम समझौते के दौरान किए थे। हॉर्मुज को लेकर IRGC की धमकी और एक्शन से साफ है कि ईरान ने हॉर्मुज का इस्तेमाल चोक पॉइंट के तौर पर करना शुरू कर दिया है। IRGC के कमांडर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज उनके लिए अब एटम बम से ज्यादा अहम हो गया है। ईरान अमेरिका डील से खफा इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान स्ट्रेटेजी तेहरान को दुनिया का इकोनॉमिक चोक पॉइंट बना सकती है। ईरान की इस हुंकार पर वाशिंगटन से जो प्रतिक्रिया आई है, उसे पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह कड़ा और लीक से हटकर रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला तो हंगामा मच गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ किसी अंतिम समझौते पर मुहर नहीं लगती है तो अमेरिका हॉर्मुज में टोल यानी टैक्स लगाना शुरू कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर जो तर्क दिया है, उसके मुताबिक ये टोल उन सेवाओं के बदले लिया जाएगा जो अमेरिका मध्य पूर्व के देशों को सुरक्षा के बदले मुहैया कराता है। दिलचस्प है कि ईरान ने जब हॉर्मुज को लॉक करने का दावा किया तो अमेरिका ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में टोल टैक्स वसूलने की बात क्यों कर रहे हैं और क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संभव है? ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की यह धमकी असल में ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है ताकि वो आगामी 60 दिनों की बातचीत में अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका की इस धमकी के आगे झुकेगा, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से हॉर्मुज की किस्मत तय होगी। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक स्विट्जरलैंड में वार्ता स्थल से रवाना हो चुका है ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ईरान वापस लौट रहे हैं गालिबाफ। तो ये बड़ा दावा, जहां एक बार बातचीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का दावा है कि गालिबाफ और अरागची वहां से वापस लौट चुके हैं। ईरान वापस लौट रहे हैं, यानी स्विट्जरलैंड में जो वार्ता होनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन वहां से ईरान के लिए रवाना हो चुका है। और अमेरिका से बातचीत के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान आया है। लेबनान में युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति हुई है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात से रोक भी हटा ली गई है। नाकेबंदी खत्म कर दी गई है। कुछ फ्रीज संपत्ति छोड़ दी गई है। तो ईरान लगातार अपनी जीत के दावे करता हुआ कई दावे करता है।
और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, से कैसे देखा और समझा जाए, जहां एक तरफ बातचीत की बात हो रही है और अब जो नया दावा है वो ये बताता है कि ईरान की ही जीत की तरफ पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, चाहे नाकेबंदी खत्म करने की बात हो, फ्री संपत्तियां छोड़ने की बात हो, पेट्रोकेमिकल निर्यात से रोक हटाने की बात हो। ईरान अपने मुद्दे पर अड़ा रहा और बातचीत के दौरान ईरान ने दरअसल अपने संपत्तियों के सिर्फ डिफ्रीज होने की बात नहीं की, बल्कि जहां तक सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर को लेकर था, उसको कहा कि वो टेक्निकल कमेटी जो है वो आगे उस पर डिस्कस करेगी, आगे उस पर बातचीत करेगी। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है इस पूरी बातचीत का, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान का अपर हैंड इस सेंस में है, क्योंकि ईरान जो है वो अपने तेल अब बेच सकता है। ईरान जो है वो तत्काल प्रभाव से आप देखिए तो अपने जो तमाम सैंक्शन है, इसमें सबसे बड़ा सैंक्शन जो है उसके ऑयल निर्यात को लेकर था, उस पर से एक तरह से प्रतिबंध जो है हटता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो उसके जो संपत्ति फ्रीज हैं उसको डिफ्रीज करने पर भी सहमति बनी है। तीसरी तरफ लेबनान में सीज फायर जल्द से जल्द लागू हो, इसको लेकर भी अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके लिए एक अलग तरह की का अम्ब्रेला क्रिएट किया जा रहा है जो इसको मॉनिटर करेगा, और जाहिर तौर पर ट्रंप लगातार नेतन्याहू पे दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू अभी तक किसी भी दबाव में लेबनान की जमीन पर नहीं आ रहे हैं, और इस पूरे बातचीत में नेतन्याहू का न होना भी अपने आप में लेबनान के पेज को फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक हॉर्मुज का मुद्दा भी एड्रेस किया गया है, जिसके मुताबिक जो पूरी की पूरी कमेटी है वो दरअसल रहेगी, और उसमें हॉटलाइन का एक सिस्टम बनाया गया है अमेरिका और खासतौर पर ईरान के बीच, ताकि कोई गलतफहमियां ना हो, सीधी बातचीत हो सके। हॉर्मुज में इस वक्त आप देखिए तो जो वाणिज्यिक हम कहें कि शिप्स हैं उनके मूवमेंट को सुनिश्चित किया गया है, तो ये भी दिखाई दे रहा है 7 दिनों का जो एक पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है, इसमें तमाम चीजों को रिजॉल्व करना है, बातचीत को एक नया शेप देना है, तो ये भी इस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मधुरेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मिडिल ईस्ट महायुद्ध के बाद अमेरिकी वायुसेना अब अपनी प्रहार क्षमता को और ज्यादा घातक बनाने की ओर लगातार आगे बढ़ रही है, और इसके लिए पेंटागन ने एक खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत 267 F-15EX फाइटर जेट्स का एक विशाल बेड़ा तैयार किया जाएगा। ये ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो 13,000 किलोग्राम से ज्यादा के अस्त्र और शस्त्र अपने साथ लेकर उड़ान भर सकते हैं। वो दुश्मन के ठिकानों पर कहर ढा सकते हैं। F-15EX फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो ये एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों से लैस होते हैं, आसमान में लंबे समय तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने यह कदम चीन और रूस की सैन्य तैयारियों को देखते हुए उन्हें जवाब देने के लिए उठाया है। आसमान में गरजते अमेरिकी फाइटर जेट। ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में बदलते लड़ाकू विमान। ईरान के शहरों को खंडहर में बदलती अमेरिकी मिसाइलें। मिडिल ईस्ट में हाल के महायुद्ध ने साबित कर दिया है कि मैदान जंग में जीत और हार केवल टैंकों, तोपों और सैनिकों से नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते उन स्टील के बाजों से तय होती है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकते हैं। इस जंग ने संकेत दे दिया कि भविष्य के महायुद्धों का फैसला लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से होगा। युद्ध में वही देश बढ़त बनाएगा जिसके पास अधिक संख्या में लड़ाकू विमान और अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलें होंगी।
अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य शक्ति की कमर तोड़ने के लिए सैकड़ों एयर स्ट्राइक की। ईरान के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। ईरान की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। इस जंग ने अमेरिका को एक साफ मैसेज दिया कि भले ही वो मिलिट्री सुपर पावर हो, लेकिन एक अकेला ईरान जैसा देश उसका डटकर मुकाबला कर सकता है और अमेरिका को आखिरकार उसके साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने अब अपनी सैन्य शक्ति को और ज्यादा धारदार बनाने का फैसला किया है ताकि भविष्य में किसी भी युद्ध में निर्णायक तरीके से अपने दुश्मन पर हावी हो सके। इसके लिए अमेरिका अपनी वायुसेना में नए महाबलियों को शामिल करने जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना अब सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। पेंटागन अब ऐसी वायुसेना तैयार कर रहा है जिसमें शामिल फाइटर जेट एक साथ सैकड़ों लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सके, दुश्मन के एयर डिफेंस को कुचल सके और हजारों किलोमीटर दूर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। इसी रणनीति के तहत उसने अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक F-15EX ईगल 2 की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। ये फाइटर जेट मिसाइलों और दूसरे घातक हथियारों से लैस होकर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना 267 F-15EX लड़ाकू विमानों का विशाल बेड़ा तैयार करने जा रही है। ये ट्रंप प्रशासन के $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट प्रस्ताव का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सेना का पूर्ण आधुनिकीकरण करना है। दरअसल कुछ वर्ष पहले तक अमेरिकी वायुसेना की योजना 100 से भी कम F-15EX खरीदने की थी, लेकिन ईरान के साथ महायुद्ध के बाद पेंटागन की सोच में बदलाव आ गया है। बदलते ग्लोबल समीकरण और चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए 267 F-15EX फाइटर जेट का विशाल बेड़ा तैयार करने का फैसला किया गया। लंबे समय से अमेरिकी एयरफोर्स की शक्ति का आधार स्टेल्थ विमानों को माना जाता रहा है। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे फाइटर जेट्स दुश्मन के रडार से बचते हुए हमला करते हैं, टारगेट को मटियामेट कर देते हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध का एक दूसरा पक्ष भी है। अगर किसी बड़े युद्ध में हजारों किलोमीटर लंबे मोर्चे पर सैकड़ों मिसाइलें दागनी हो तो केवल स्टेल्थ तकनीक काफी नहीं होती। वहां जरूरत होती है ऐसे विमानों की जो बड़ी संख्या में हथियार लेकर उड़ सके और लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में मौजूद रह सके। यहीं पर F-15EX ईगल 2 की भूमिका सामने आती है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना के सबसे घातक माने जाने वाले F-15 सीरीज का सबसे आधुनिक और हाईटेक संस्करण है। इसमें नई पीढ़ी के रडार, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डिजिटल
फ्लाई नियंत्रण और ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर लगाया गया है। F-15EX की सबसे बड़ी ताकत उसकी हथियार ले जाने की क्षमता है। ये लड़ाकू विमान लगभग 29,500 पाउंड यानी करीब 13,380 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है, जो दुनिया के अधिकांश आधुनिक लड़ाकू विमानों से कहीं अधिक है। ये विमान AIM-120 एमरान एयर टू एयर मिसाइल, AIM-9X साइड विंडर मिसाइल, AGM-158 JASSM स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिसाइल और LRASM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जैसे हथियारों को एक साथ ले जा सकता है। मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में F-15EX 12 एमराम मिसाइल ले जाने में सक्षम है। भविष्य में नई लॉन्चिंग प्रणालियों के जरिए ये संख्या और बढ़ सकती है, यानी ये फाइटर जेट हवा में उड़ता हुआ एक विशाल मिसाइल ट्रक बन सकता है, जो युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में मिसाइलें लेकर मोर्चे पर पहुंचता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक साथ लॉन्च कर देता है। यहीं से अमेरिकी रणनीति का असली खेल शुरू होता है। भविष्य के युद्धों में अमेरिका की नई अवधारणा हाई लो मिक्स पर आधारित है। इस मॉडल में F-35 और भविष्य का F-47 जैसे स्टेल्थ विमान दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर लक्ष्य खोजेंगे। वहीं F-15EX अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी पर रहकर बड़ी संख्या में मिसाइलें लॉन्च करेगा। इसे सैन्य भाषा में एयरबॉर्न मिसाइल मैगजीन कहा जाता है। इस रणनीति से महंगे स्टेल्थ विमानों पर बोझ कम होगा और अमेरिका युद्ध के दौरान कहीं अधिक मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका की ये रणनीति चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ संभावित संघर्ष में अमेरिकी वायुसेना का ये मॉडल निर्णायक साबित हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलें और उन्हें ले जाने वाले विमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन अमेरिका की चिंता केवल चीन तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में रूस ने भी हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं। S-400, S-500 जैसे सिस्टम किसी भी जंग का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अमेरिकी सेना को ऐसे विमानों की जरूरत है जो लंबी दूरी से हमला कर सके। F-15EX इसी जरूरत को पूरा करता है। ये विमान दुश्मन के एयर डिफेंस की सीमा से बाहर रहते हुए भी स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जरिए हमला कर सकता है। अमेरिकी सेना हाइपरसोनिक हथियारों पर तेजी से काम कर रही है। ऐसे हथियार ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से उड़ते हैं और उन्हें रोकना बेहद कठिन हो जाता है। F-15EX का मजबूत एयरफ्रेम और विशाल पेलोड क्षमता इसे भविष्य के हाइपरसोनिक हथियारों के लिए सटीक प्लेटफॉर्म बनाती है। इसके अलावा लंबी दूरी के एंटी शिप हथियार भी इस विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। हिजबुल्लाह को लेबनान पर हमले से ईरान रोके और अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो फिर हम हमला करेंगे। ईरान पर हमला पहले से ज्यादा घातक और आक्रामक होगा, ये भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए दिखे। और ट्रंप की इन धमकियों पर गालिबफ ने जवाब भी दे दिया है। उनका कहना है कि ईरान पर ट्रंप की ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं है। उनकी धमकियां असरदार होती अगर तो यूएस की ये हालत ना होती। अमेरिकी नेता अपने बयानों में सावधानी बरतें क्योंकि हमारी सेनाएं अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो जितना ज्यादा बोलेंगे हम उतना ज्यादा करके दिखाएंगे। और वहीं ईरान को ट्रंप की धमकी को लेकर लेबनानी मीडिया ने दावा किया है कि धमकी देकर ट्रंप ने डील की शर्तों को तोड़ा है। ट्रंप से माफीनामे की मांग पर ईरान अड़ा हुआ है। दोनों ही तरफ से धमकियों का दौर बादस्तूर जारी है। दोनों ही मोर्चों पर कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं।
अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बड़ा बयान आया है। अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा तो यूएस भी चुप नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा तो हम ईरान पर अटैक करेंगे और माकूल जवाब देंगे। और हॉर्मुज पर दोबारा संकट को लेकर जर्मनी का बयान आया है। हॉर्मुज पर नए संकट के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया है और ऐसे में इसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की है। तो वहीं स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका में बातचीत को लेकर बड़ी खबर, जहां 80 मिनट तक पहले राउंड की बातचीत हुई है। इस बातचीत में लेबनान में हमलों का मुद्दा भी उठाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की फ्रीज संपत्ति को छोड़ने को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर पर जो पाबंदियां लगी हैं उसे हटाने के लिए भी चर्चा हुई। पहले राउंड की बातचीत के बाद काफी देर तक वार्ता रुकी रही। ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मध्यस्थ देशों से अलग अलग बात की, जिसके बाद बातचीत दोबारा शुरू हुई, ऐसा भी दावा है। करीब रात के वक्त ये बातचीत शुरू हुई है और देर रात ये बातचीत चलती रही है, ऐसी भी जानकारी है। इजरायली मीडिया दावा करता है कि इस बातचीत में काफी प्रगति हुई है। हालांकि ईरानी मीडिया दावा करता है कि बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक लेबनान पर हमले पूरी तरह से रुक नहीं जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि लेबनान का ये मोर्चा क्या इस डील के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट, एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इस खतरे की घंटी अभी से सुनाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ स्विट्जरलैंड में बातचीत के टेबल पर दोनों ही देश आमने सामने आए, वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लेकर हॉर्मुज तक तनाव अभी भी बरकरार है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा सोशल मीडिया पोस्ट और आईआरजीसी की तरफ से हॉर्मुज ब्लॉकेड के ऐलान ने एक बार फिर से पूरे पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया में तनाव को कैसे बढ़ा दिया है, ये इस रिपोर्ट से समझते हैं। हिजबुल्लाह का हमला तेज, ईरान ने ब्लॉक किया हॉर्मुज स्ट्रेट। डील पर इजरायली हमला भारी, लेबनान पर विध्वंसक बमबारी। अमेरिका डील पर इजराइल ने अड़ंगा डाल दिया है। आईडीएफ का लेबनान पर जारी भीषण हमला डील के अटकने की वजह बन गया है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया है। लेबनान और हॉर्मुज के मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष जिस तरह अपने रुख पर अड़ गए हैं, उससे डील के डीरेल होने का खतरा बढ़ गया है। लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक और बमबारी के बाद ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इसके पीछे दलील दी है कि लेबनान में इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसे रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका नाकाम रहा है।
मुताबिक अमेरिका ने अपने उन वादों का खुला उल्लंघन किया है जो उसने अंतरिम समझौते के दौरान किए थे। हॉर्मुज को लेकर IRGC की धमकी और एक्शन से साफ है कि ईरान ने हॉर्मुज का इस्तेमाल चोक पॉइंट के तौर पर करना शुरू कर दिया है। IRGC के कमांडर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज उनके लिए अब एटम बम से ज्यादा अहम हो गया है। ईरान अमेरिका डील से खफा इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान स्ट्रेटेजी तेहरान को दुनिया का इकोनॉमिक चोक पॉइंट बना सकती है। ईरान की इस हुंकार पर वाशिंगटन से जो प्रतिक्रिया आई है उसे पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह कड़ा और लीक से हटकर रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला तो हंगामा मच गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ किसी अंतिम समझौते पर मुहर नहीं लगती है तो अमेरिका हॉर्मुज में टोल यानी टैक्स लगाना शुरू कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर जो तर्क दिया है उसके मुताबिक ये टोल उन सेवाओं के बदले लिया जाएगा जो अमेरिका मध्य पूर्व के देशों को सुरक्षा के बदले मुहैया कराता है। दिलचस्प है कि ईरान ने जब हॉर्मुज को लॉक करने का दावा किया तो अमेरिका ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में टोल टैक्स वसूलने की बात क्यों कर रहे हैं और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संभव है? ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की ये धमकी असल में ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है ताकि वो आगामी 60 दिनों की बातचीत में अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका की इस धमकी के आगे झुकेगा, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से हॉर्मुज की किस्मत तय होगी। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक स्विट्जरलैंड में वार्ता स्थल से रवाना हो चुका है ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ईरान वापस लौट रहे हैं गालिबाफ। तो ये बड़ा दावा, जहां एक बार बातचीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का दावा है कि गालिबाफ और अरागची वहां से वापस लौट चुके हैं। ईरान वापस लौट रहे हैं, यानी स्विट्जरलैंड में जो वार्ता होनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन वहां से ईरान के लिए रवाना हो चुका है। और अमेरिका से बातचीत के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान आया है। लेबनान में युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति हुई है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात से रोक भी हटा ली गई है। नाकेबंदी खत्म कर दी गई है। कुछ फ्रीज संपत्ति छोड़ दी गई है। तो ईरान लगातार अपनी जीत के दावे करता हुआ कई दावे करता है। और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, से कैसे देखा और समझा जाए, जहां एक तरफ बातचीत की बात हो रही है और अब जो नया दावा है वो ये बताता है कि ईरान की ही जीत की तरफ पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, चाहे नाकेबंदी खत्म करने की बात हो, फ्री संपत्तियां छोड़ने की बात हो, पेट्रोकेमिकल निर्यात से रोक हटाने की बात हो। ईरान अपने मुद्दे पर अड़ा रहा और बातचीत के दौरान ईरान ने दरअसल अपने संपत्तियों के सिर्फ डिफ्रीज होने की बात नहीं की, बल्कि जहां तक सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर को लेकर था, उसको कहा कि वो टेक्निकल कमेटी जो है वो आगे उस पर डिस्कस करेगी, आगे उस पर बातचीत करेगी। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है इस पूरी बातचीत का, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान का अपर हैंड इस सेंस में है, क्योंकि ईरान जो है वो अपने तेल अब बेच सकता है,
ईरान जो है वो तत्काल प्रभाव से आप देखिए तो अपने जो तमाम सैंक्शन है, इसमें सबसे बड़ा सैंक्शन जो है उसके ऑयल निर्यात को लेकर था, उस पर से एक तरह से प्रतिबंध जो है हटता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो उसके जो संपत्ति फ्रीज है उसको डिफ्रीज करने पर भी सहमति बनी है। तीसरी तरफ लेबनान में सीजफायर जल्द से जल्द लागू हो, इसको लेकर भी अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके लिए एक अलग तरह की का अम्ब्रेला क्रिएट किया जा रहा है जो इसको मॉनिटर करेगा, और जाहिर तौर पर ट्रंप लगातार नेतन्याहू के दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू अभी तक किसी भी दबाव में लेबनान की जमीन पर नहीं आ रहे हैं, और इस पूरे बातचीत में नेतन्याहू का न होना भी अपने आप में लेबनान के पेज को फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक हॉर्मुज का मुद्दा भी एड्रेस किया गया है, जिसके मुताबिक जो पूरी की पूरी कमेटी है वो दरअसल रहेगी, और उसमें हॉटलाइन का एक सिस्टम बनाया गया है अमेरिका और खासतौर पर ईरान के बीच, ताकि कोई गलतफहमियां ना हो, सीधी बातचीत हो सके। हॉर्मुज में इस वक्त आप देखिए तो जो वाणिज्यिक हम कहें कि शिप्स हैं उनके मूवमेंट को सुनिश्चित किया गया है, तो ये भी दिखाई दे रहा है 7 दिनों का जो एक पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है, इसमें तमाम चीजों को रिजॉल्व करना है, बातचीत को एक नया शेप देना है, तो ये भी इस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मधुरेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मिडिल ईस्ट महायुद्ध के बाद अमेरिकी वायुसेना अब अपनी प्रहार क्षमता को और ज्यादा घातक बनाने की ओर लगातार आगे बढ़ रही है, और इसके लिए पेंटागन ने एक खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत 267 F-15EX फाइटर जेट्स का एक विशाल बेड़ा तैयार किया जाएगा। ये ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो 13,000 किलोग्राम से ज्यादा के अस्त्र और शस्त्र अपने साथ लेकर उड़ान भर सकते हैं। वो दुश्मन के ठिकानों पर कहर ढा सकते हैं। F-15EX फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो ये एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों से लैस होते हैं, आसमान में लंबे समय तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने यह कदम चीन और रूस की सैन्य तैयारियों को देखते हुए उन्हें जवाब देने के लिए उठाया है। आसमान में गरजते अमेरिकी फाइटर जेट। ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में बदलते लड़ाकू विमान। ईरान के शहरों को खंडहर में बदलती अमेरिकी मिसाइलें। मिडिल ईस्ट में हाल के महायुद्ध ने साबित कर दिया है कि मैदान जंग में जीत और हार केवल टैंकों, तोपों और सैनिकों से नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते उन स्टील के बाजों से तय होती है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकते हैं। इस जंग ने संकेत दे दिया कि भविष्य के महायुद्धों का फैसला लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से होगा। युद्ध में वही देश बढ़त बनाएगा जिसके पास अधिक संख्या में लड़ाकू विमान और अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलें होंगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य शक्ति की कमर तोड़ने के लिए सैकड़ों एयर स्ट्राइक की। ईरान के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। ईरान की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया।
हालांकि इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। इस जंग ने अमेरिका को एक साफ